Guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video that is class 8 Jammu and Kashmir State Board of School Education's chapter 40, that is friction. So guys, part 1 has already come. You can watch the part 1. I am giving the link in the description box और वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत शिद्दत के साथ. So guys, देख सकते हैं वहाँ से part 1 and ये चैप्टर के बारे में बेसिक्स हो गए and till the laws of limiting friction हम डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी, एक्टिविटी तक डिस्कस कर चुके हैं. So guys, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट कर दिया कीजिए अगर मेरे से कोई गलती भी उठाती है तो मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं अपने आप को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं. सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 14.3 से, क्योंकि उससे पहले हम सब डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से हो चुका है. तो एक कॉमन चीज़ डेफिनेशन फ्रिक्शन की एंड अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. डिटेल में करना चाहते हैं तो आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो या, Activity 14.3 prove that limiting frictions increases with the weight of body. So guys, इसे डिस्कस करने से पहले मैं limiting friction is independent of area of contact between two surfaces provided the weight of the body and the nature of the surface doesn't change. इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए. लाइक मी, जैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाया वैसे मैं भी आप तक वो अपनी चीज़ को पहुँचाना चाहूँगी. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है वेट के ऊपर, जितना बॉडी का वेट है और वो सरफेस कैसा है. मतलब कि अगर हमारा जो सेम ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट है, वेट, या ये ऑब्जेक्ट है, अभी उसको एक टेबल टॉप के ऊपर रख दिया. इफ बोथ ऑफ दीज आर सेम, लेकिन मैंने इसको एक तरफ तो इसको वर्टिकली रखा, एक तरफ इसको मैंने हॉरिजेंटली क्या बोल रही हूँ मैं, एक तरफ वर्टिकली रख दिया, एक तरफ हॉरिजेंटली रख दिया, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सेम मैग्नीट्यूड mg, यानी कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम रहेगा. लेकिन अगर हम उसी बॉडी का जो वेट है उसको चेंज कर देते हैं और नेचर को भी चेंज कर देते हैं कि वहाँ पे थोड़ी इरेगुलरिटीज कर देंगे या फिर उसको कुछ ज़्यादा ही स्मूथ बना देंगे, चिकना बना देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे. इसके बारे में हम आगे एक्टिविटी में डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस, एक्टिविटी 14.3 है टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द वेट ऑफ बॉडी. ये बताना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही बॉडी का वेट इंक्रीज करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. इसको प्रूव करने के लिए हमारी अगली एक्टिविटी है. तो चलिए नीचे चलते हैं. मटेरियल रिक्वायर्ड. अब जो मटेरियल्स हमें चाहिए वो कौन कौन से हैं. मटेरियल जो चाहिए वो है अ वुडन ब्लॉक प्रोवाइडेड विद अ हुक. एक हुक होनी चाहिए, स्प्रिंग बैलेंस होना चाहिए, ब्रास वेट यानी पीतल का एक वेट, यानी कि जैसे मतलब वेट यानी कि मतलब ब्लॉक टाइप होना चाहिए, 50 ग्राम और 100 ग्राम का होना चाहिए. ठीक है. प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ. अब अगर स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बोल रही हूँ पार्ट 1 जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देख लीजिएगा या पार्ट 2 के बाद पार्ट 1 देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी मैं आपका, ताकि जो मेरे टीचर ने किया वो भी आप क्लियर हो जाए. उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस. तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जिससे कि हम मैग्नीट्यूड है हमारी फ्रिक्शन का उसको मेयर करते हैं. तो गाइज मेथड क्या है, प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ टेबल टॉप. हमने क्या करना है, वुडन ब्लॉक लेना है, उसको एक स्मूथ से चिकने से टेबल टॉप के ऊपर रख देना है. टू द हुक ऑफ वुडन ब्लॉक अटैच द स्प्रिंग बैलेंस, जैसे कि फिगर 14.1 में दिया हुआ है. सो गाइस, फिगर 14.1 का जो सेटअप है उसको देखने के लिए ऊपर चलना पड़ेगा हमें. चलिए ऊपर चलते हैं. सो या, दिस इज द सेटअप ऑफ फिगर 14.1. ये क्या हो गया भैया, इसको ब्लर हो गया. 14.1 का ये जो हमारा दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको गाइज, हमारा सेटअप. सो गाइज, इस तरीके का सेटअप हमें चाहिए, यानी कि ये वुडन ब्लॉक है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये हमारा स्मूथ टेबल टॉप है, या फिर जो भी आप नीचे सरफेस रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं. सो गाइज, इस तरीके से हमने हमारी जो फिगर 14.1 है उसको रेफर कर दिया. नो नेक्स्ट इज टू द हुक ऑफ वुडन ब्लॉक अटैच द स्प्रिंग बैलेंस. उसी तरह से कर दिया, मतलब कि आपने एक वुडन ब्लॉक लेना है. गाइज रुक जाइए, आपने एक वुडन ब्लॉक लेना है, उसके साथ में आपको यहाँ स्ट्रिंग मौजूद होना चाहिए, एक मतलब हुक मौजूद होना चाहिए अच्छा खासा लंबा से, और यहाँ पे आपका स्प्रिंग बैलेंस रहेगा. आपने इसको उसके हुक की मदद से इसमें ज्वाइन कर देना है. सो गाइस, यही है. इसी तरीके का सेटअप आपको बनाना है. गो ऑन इंक्रीजिंग द पुल. अब आपने उसके पुल को इंक्रीज करते जाना है टिल इट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. आपने उसको तब तक मतलब मूव करते रहना है, जैसे ये है, इसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से तब तक मूव करते रहना है जब तक ये जस्ट थोड़ा सा स्लाइड नहीं करता, और फटाक से उसका आपने जो मतलब रीडिंग का उसको कर देना है. दिस फोर्स इज इक्वल टू द अपोजिट. ओके, जो भी आपने फोर्स लगाई है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल थी. अब क्या करना है, पहले तो आपने सिंपल ले लिया, मतलब
वुडन ब्लॉक ले लिया। ओके सो गाइज यहाँ पे आपने वुडन ब्लॉक ले लिया। आप यहाँ कोई भी वेट का ले सकते हैं, कोई भी वेट ले सकते हैं। अब 50 ग्राम का लगा दीजिए वुडन ब्लॉक के ऊपर। क्या मतलब वहाँ पे सिंपल वुडन ब्लॉक लिया था, 15 ग्राम का। अब आपने क्या लगा देना है, ब्रास वेट लगा देना है, यानी कि जो पीतल का आपने वो टुकड़ा लिया होगा वो लगा देना है और रिपीट कर देनी है एक्टिविटी। फिर आपने क्या कर देना है, उसकी जो मतलब आपने रिकॉर्ड कर देना है कि विद द हेल्प ऑफ योर स्प्रिंग बैलेंस की कितना उसका लिमिटिंग फ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड था। फिर 100 ग्राम रख देना है, फिर 150 ग्राम रख देना है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा कम भी करके देख सकते हैं। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पेबल्स टू। आप पेबल्स की हेल्प से कर सकते हैं, आप किसी भी उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। गाइस आती है ना वो एक क्या बोलते हैं उसको, जिसकी हेल्प से मुंह में नहीं आ रहा वो शब्द, जिसकी हेल्प से हम पहले आजकल तो डिजिटलाइज हो गया बहुत ज़माना, लेकिन पहले उसकी हेल्प से हम लोग वेट को मेयर करते थे। एक होती है वो, मतलब बता देती हूँ कैसी होती है, ऐसी ईजी होती है, इसको ऐसे कर देती है, इसके ऊपर वेट रखते हैं। आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। यू विल सी कि क्या होता है। आप स्प्रिंग बैलेंस तो लैबोरेटरीज के घर पे तो किसी ने रखा नहीं होगा, तो भाई वो तो स्कूल में हो सकता है। यू विल नोटिस दैट एज द वेट ऑफ द ब्लॉक इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो गाइस पहला जो हमारा लॉ, हमने जो 4th लॉ में पढ़ा था कि वो मतलब अगर हमारा वेट बढ़ेगा तो हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। सो गाइस यहीं पे हम देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये कॉमन सी चीज़ है। जब आप किसी भारी चीज़ को घसीटने की कोशिश करोगे तो सिंपल सी बात है, आपको तो फ्रिक्शन, आपको तो जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब एक्टिविटी क्लियर ये प्रूव करी है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्लियरली प्रूव्स दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज करती है जैसे ही किसी भी बॉडी के वेट में इंक्रीज होता है। अब गाइस सीधी सी बात है, डे टू डे लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। जब आपके पेरेंट्स, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई फ्रीज़र लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, उसको मूव करना है अगर आपने, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको उसके आपने उसके खाली बॉक्स को मूव करना है, सो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो ये बताने के लिए एक्टिविटी है कि आपका जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्रिक्शन अप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 14.4 टू प्रूव दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कि हमने यहाँ पे ये बताना है कि जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, कि कितना एरिया हमारा मतलब सेम एरिया जो है वो कितना कांटेक्ट में है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस में फिर से बोल दिया है मैंने। सो गाइज अब मैं इसको एक बार फिर क्लासीफाई कर देना चाहूँगी बिफोर अवर एक्टिविटी। मैं एक्टिविटी से पहले एक बार क्लासीफाई कर देना चाहूँगी। सो गाइज जिस तरीके से ये मेरा कोई भी ब्लॉक है एंड दिस वन इज अ टेबल टॉप। सो गाइज ये मेरा टेबल टॉप आ गया। अब सेम ही वुडन ब्लॉक को मैं इस तरीके से रख दूंगी एंड या इस तरीके से रख दूंगी और यहाँ पे मैं अपना ये वुडन मतलब टेबल भी बना दूंगी। सो गाइज यहाँ पे मैंने अपना टेबल भी बना दिया, वुडन ब्लॉक भी बना दिया। अब गाइज ये अगर इन दोनों का वेट भी सेम है, इन दोनों का सरफेस एरिया भी सेम है, इन दोनों का हर चीज़ से मतलब सेम है, बट मैंने इसका जो ये मतलब सरफेस एरिया थोड़ा सा लग दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से रखा था, यहाँ पे इसको मतलब मैंने लंबा करके यहाँ पे इस तरह से रख दिया। सो गाइज यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा हमको हमारे उसमें मेयरमेंट्स में। तो देखते हैं वो क्या रीज़न है। तो वुडन ब्लॉक अपने लेना है, हुक होनी चाहिए मतलब विद हुक हैविंग डिफरेंट लेंथ विड्थ एंड हाइट। मतलब आपने ऐसा नहीं लेना कि स्क्वायर में ले लो, आप लीजिए जैसे कि रेक्टेंगल ले लीजिए, मतलब क्यूबाइड शेप में इस तरह से ले लीजिए, क्यूब मत लीजिएगा। सो गाइस आपने वो ले लेना है। फिर उसकी सब कुछ सेम होना चाहिए, उसका सरफेस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक का सरफेस खुरदरा हो, एक का सरफेस स्मूथ हो। सो गाइस एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए आपको यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हम मेथड प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ टेबल टॉप सच दैट इट्स लार्जेस्ट फेसेस इन कॉन्टैक्ट विद द टॉप। सो गाइस जैसा कि मैंने सेटअप बताया था, आपने क्या करते जाना है, पहले उसको इस तरीके से रखना है, फिर उसको आपने इस तरीके से रखना है और फाइनली आपने चेक करना है कि मतलब क्या क्या रीडिंग आई है। तो गाइस रीडिंग विल ऑलवेज भी सेम, वो रीडिंग जो है वो सेम ही आएगी। एंड यही एक्टिविटी में अब उसके बाद ये क्या एक्टिविटी हमें क्लियरली एक ही बात प्रूव करी है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कि डिपेंड नहीं रहती है कि जो हमारा एरिया है वो कितना एरिया हमारा जो है वो एक दूसरे के सरफेस में है। वो डिपेंड करती है वेट के ऊपर, वो डिपेंड करती है इरेगुलरिटीज़ और स्मूथनेस के ऊपर, ठीक है, खुरदरेपन और चिकनेपन के ऊपर, ठीक है। फिर है 14.4 तो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का जो टॉपिक है। बिफोर वी डिस्कस रोलिंग फ्रिक्शन एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, चलिए परफॉर्म करते हैं। कहाँ है एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी। गाइस टू प्रूव दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज फार लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो गाइस हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो हमारी जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। इसको डिस्कस करेंगे हम इस एक्टिविटी में। तो मटेरियल जो हमें चाहिए है वो है अ वुडन ब्लॉक
प्रोवाइडेड विद हुक, अ स्प्रिंग बैलेंस, 4 पेंसिल्स विद राउंड सरफेस। हमें क्या चाहिए, एक वुडन ब्लॉक ले लेना हम लोगों ने, एक मतलब जिसके साथ हुक लगी होनी चाहिए, जैसे पहला सेटअप था। एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेना है, 4 पेंसिल्स ले लेनी है विद राउंड सरफेस। पेंसिल्स आती हैं गाइज, मुझे अब याद नहीं आ रही, नियॉन की पेंसिल्स आती हैं, पीछे रबर लगा होता है, उस टाइप की पेंसिल लीजिए जिनका राउंड सरफेस हो। मतलब कुछ होती है ना जो थोड़ी इस तरह से सुनिए, मतलब ऐसी नहीं लेनी है, ट्रायंगल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल राउंड लेनी है, जो बिल्कुल गोल हो, मतलब उनका जो जहाँ से लिखते हैं ना वो बिल्कुल गोल होनी चाहिए। प्रोसीड as in activity 14.2 and thus find the limiting friction for the wooden block when placed over a tabletop। अब हमने 14.2 एक्टिविटी करनी है और फिर हमने फाइंड करना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वुडन ब्लॉक। सो गाइस वही सेटअप बनाना है, हमने स्प्रिंग बैलेंस लेना है एंड उसके बाद हमें वुडन ब्लॉक चाहिए, उसके बाद ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। अब हमने 4 जो पेंसिल्स हैं पैरेलल टू वन अनदर, जैसे ये पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल, ये पेंसिल, इस तरह से रखेंगे। ओके, ओवर द वुडन ब्लॉक इन सच द वे, ओके हमने प्लेस द वुडन ब्लॉक उनके उन पेंसिल्स के ऊपर आपने वुडन ब्लॉक को इस तरह से रखना है कि जब फोर्स को अप्लाई किया जाएगा तो वो मतलब जो मतलब डायरेक्शन है हमारी अप्लाइड फोर्स की, उसी फोर्स में उसी तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर दे हमारी पेंसिल्स, क्योंकि वो राउंड है तो वो इजीली मूव करेंगी। अटैच द हुक ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस टू द वो, गाइस वही करना है, सेम सेटअप चाहिए, बस नीचे पेंसिल्स रख देनी है। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि हमें करना क्या है। सो हमें क्या करना है, जिस तरीके से ये हमारी पेंसिल्स हैं, मैं बताती हूँ, जिस तरीके से हमारी पेंसिल्स हैं ये वाली, इस तरीके की हमारी पेंसिल होनी चाहिए। ये पेंसिल का हमें, मैं सिर्फ सरफेस बता रही हूँ, मैं पेंसिल नहीं ड्रॉ करी, मतलब एक जैसी सेम पेंसिल्स होनी चाहिए। तो उसके ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक रख देना है इस तरीके से एंड उसके बाद यहाँ स्प्रिंग बैलेंस लगा देना है। सो गाइज उसके बाद यहाँ पे आपने अपना गाइज वेट, यहाँ पे आपने अपना स्प्रिंग बैलेंस लगा देना है, इसको इसके साथ आपने अटैच कर देना है। सो गाइज ये पेंसिल्स का शेप इस तरीके का होगा, पेंसिल एक इस तरफ इस तरह ऐसे ऐसे तो आ ही जाएगी। आई होप कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो पिक्चर के थ्रू मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ उसको। सो गाइज इस तरीके का आपका सेटअप होना चाहिए, और जब जैसे आप इसको मतलब मूव करेंगे, जिस तरीके से आपने इसको इस तरह से अटैच करना है कि जब आप जैसे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, अगर आप इसकी इस तरफ आपने स्प्रिंग बैलेंस को, आप अपने स्प्रिंग बैलेंस को मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो ये पेंसिल्स हैं ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। इस तरीके का सेटअप जब आप बना लेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फोर्स है रिक्वायर्ड, द फोर्स रिक्वायर्ड इज फार लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो हमारी फोर्स है रिक्वायर्ड, मतलब जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत ही ज़्यादा कम है, एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो गाइस क्या था हमारा, अब क्या क्या सेटअप, मतलब क्या सेटअप बनाया था हमने, पेंसिल 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 ले ली थी पेंसिल, उसके ऊपर आपने एक वुडन ब्लॉक रख दिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने साइड में अपना स्प्रिंग बैलेंस ले लिया था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था। अब गाइस इस चीज़ को देख के ना मुझे अपनी बस की याद आ रही है, जो कोविड-19 से पहले बस में ट्रेवल करते थे ना, उसकी याद आ रही है। मतलब इस तरह से पेंसिल्स रख के आपने ये सेटअप बनाया, और जब आप इसको मूव करेंगे तो सीधी सी बात है कि वो आसानी से मूव करेगा। सो गाइज मैं यहाँ पे फिर से मेरे दिमाग में खतरनाक एग्जाम्पल उभर आई है। गाइज हम लोग देखते हैं हमारे वॉशिंग मशीन्स आती हैं विद सम टायर्स, और कुछ आती हैं बिना किसी टायर के। आप मुझे खुद बताइए कि वॉशिंग मशीन अगर एक टायर वाली है, एक बिना टायर के, तो किसको मूव कर सकते हैं आप आसानी से। कुछ हम टेलीविज़न स्टैंड्स लेते हैं, हम देखते हैं कि वो भी कुछ टायर्स के साथ आते हैं, कुछ विदाउट टायर्स आते हैं। हम मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो टायर्स के साथ आती हैं, तो हम टायर वाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिना टायर वाली नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है जब उसको मूव करेंगे, स्पेशली इन द ऑब्जेक्ट जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कूलर स्टैंड्स आते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर के तो मैंने कभी देखे नहीं, वैसे क्या पता आते हो। देन वॉशिंग मशीन के नीचे तो लगा ही होता है सब कुछ। मतलब ऐसी एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ से अपनी दे सकते हैं। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ मेड टू मूव बॉडी इज लाइक अ रोलर और अ व्हील इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस है किसी भी बॉडी का, जब उसको हम दो बॉडीज़ के ऊपर मूव करते हैं लाइक अ रोलर। सो गाइस मैं फिर से बना देती हूँ, वही यहाँ पे आपने ले लिया, इसके नीचे दो पेंसिल, 1 2 3 4 पेंसिल्स ले ली, फिर यहाँ पे इसका स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, इन दोनों चीज़ों को आपने अटैच कर दिया। सो गाइज यहाँ पे एज अ रोलर, अब रोलर मतलब कोई भी रोलर वाली चीज़ हो सकती है, उसकी तरह आप इसको मूव करवा रहे हैं, उसी को रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। याद रखना, रोल 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 रोलिंग फ्रिक्शन, रोल 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 मतलब रोलिंग फ्रिक्शन। ओके सो गाइज हाउ इज रोलिंग फ्रिक्शन का रोलर और द व्हील डिफॉर्म्स चेंज, मतलब डिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज करना अपनी शेप को। डिफॉर्म्स द सर्फेस ऑन विच इट इज रोलिंग टेम्पोरली देयर बाय काजिंग अ डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स वेट। तो गाइज यहाँ फिगर में चलते हैं, फिगर 14.5, मुझे नहीं पता यार बुक का क्या हाल बना हुआ है। सो गाइज ओके फिगर 14.5 की बात करें, सो रोलर और अ व्हील। सो गाइस इस तरीके से जब कोई भी व्हील मूव करता है किसी भी प्लेन पे, सो इंक्लाइन प्लेन होता है इस तरीके का प्लेन, तो जब ये मूव कर रहा था या
सो गाइस जब ये मूव करता 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 आ रहा था तो एक इस तरीके से, मतलब वो स्टार्टिंग से ही ऐसा करता करता उसने ऐसे ऐसे इंक्लाइन प्लेन्स बनाता गया व्हील हमारा, और धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमारा ये इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन बन गया। और गाइस ये डिप्रेशन आपको कभी नहीं दिखेगा, डिप्रेशन बहुत कम होता है, इन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोपिक बताया है, अदरवाइज देयर इज वेरी लेस डिप्रेशन, बहुत कम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव कर सकें। गाइस बेसिकली होता क्या है ना, रोलिंग फ्रिक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरीके से ये है, ये ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट है जिसके साथ व्हील लगे, सो व्हील क्या करेगा, अब ये नहीं होता कि व्हील जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो, चिकना हो, ऐसा नहीं होता, उसमें भी ग्रूव्स होते हैं, तो वो तो फ्रिक्शन कॉज हो सकती है, लेकिन क्या रीजन रहता है कि वो लगातार उसके ऊपर मूव करता जाता है। सो गाइस जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी शिद्दत और मशक्क़त करनी पड़ती है, मेरी हिंदी और उर्दू कितनी क्या बोल सकते हैं, सो आपको थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है उसको मूव करने के लिए। एंड फाइनली जब आप उसको मूव करवाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वो आसानी से मूव कर रहा है। व्हेन इट्स स्लाइडिंग देन इट्स सिंपली कि वो आसानी से मूव करेगा अब आगे। ओके, देयर बाय काजिंग अ डिप्रेशन, तो ये वाला फर्स्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन दिस प्रोसेस द रोलर ऑफ और द व्हील इटसेल्फ गेट्स डिफॉर्म टेम्पोररीली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गाइस वो थोड़ी सी अपनी भी शेप चेंज कर देता है क्या, व्हील या रोलर, बिकॉज ऑफ द अबव, मतलब क्या होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन बन जाता है और फिर जो मोशन है डायरेक्शन की। सो गाइस ये मैं इतना तो अब रीड नहीं करना चाहूँगी बिकॉज मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सो गाइस एक्सप्लेन क्या करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में, मैं डायरेक्ट फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, नो रीडिंग विल बी देयर। रीडिंग मतलब गाइस ये मतलब टॉपिक ये ऐसा है कि सिविक्स में तो मतलब फिजिक्स में तो सिविक्स पढ़ के फिजिक्स दिमाग पड़ी। सो गाइस ये हमारी फिगर है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी कोई रोलर है या व्हील है या कुछ भी है। सो गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो रोलर, व्हील, सरफेस एरिया, इंक्लाइंड प्लेन, हर एक चीज़ के बारे में क्या हो रहा है आज मेरे साथ। सो गाइस जो भी रोलर है, व्हील है, इंक्लाइन प्लेन है, सरफेस है, डिप्रेशन है, कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर हम देखना चाह रहे हैं तो जो रोलर है वो भी थोड़ी अपनी जो डिफॉर्म करेगा अपने आप को, जो प्लेन है वो भी अपने आप को थोड़ा डिफॉर्म करेगा। आप सरफेस तो सेम ही रहने वाला, वो तो आपको चेंज नहीं कर सकता अब। सो गाइस यही है कि हमारा जब मूव करता है रोलर या व्हील तो वो थोड़ी सी अपनी जो शेप है उसको थोड़ा चेंज करता है, नॉट टू मच जो हमें दिखाई दे जाए कि बिल्कुल इतना सारा तो चेंज नहीं करता, जितना उन्होंने बताया थोड़ा बहुत चेंज करता है। एंड इवन दो द इंक्लाइन प्लेन इज ऑल्सो चेंज। सो गाइस यही इस टॉपिक में रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में फिगर को देख के सब समझ आ जाती है, मुझे नहीं लगता रीडिंग की कोई ज़रूरत है, बट स्टिल इफ यू रिक्वायर तो आप अपने हिसाब से खुद इसे रीड कर सकते हैं। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द स्मॉलर द डिप्रेशन formed at the point of contact of wheel or roller with the given surface, the lesser is the force of rolling and vice versa, rolling friction. So guys अबव डिस्कशन जो हमने अभी बातचीत की है इससे क्लियर है कि जो स्मॉल है जितना कम डिप्रेशन होगा पॉइंट पे तो उतना मतलब गिवन सरफेस में उतना ही कम फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होगा, एंड जितना ज़्यादा डिप्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होगा। सो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा वाइस वर्सा का मतलब कि उससे उल्टा। फर्दर मोर रोलिंग फ्रिक्शन इज फार लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब और बातचीत करें तो जो हमारी रोलिंग फ्रिक्शन होती है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा कम होती है। आपको पता ही है जब एक चीज़ को व्हील लगा दिया और एक दूसरी तरफ, आप सूटकेस की एग्जाम्पल लीजिए, सूटकेस में अगर एक तरफ टायर लगे एक तरफ नहीं लगे तो आप क्या चूज़ करेंगे, टायर वाला ही चूज़ करेंगे। दिस इज वाई वेरेवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। तो जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन से। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं, व्हील्स ले सकते हैं, बॉल्स यानी बॉल बियरिंग्स ले सकते हैं, रोलर बियरिंग्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी चीज़ को पेंसिल ले सकते हैं, जिन्होंने एक्टिविटी करवाई पेंसिल भी ले सकते हैं गाइस। सो एग्जाम्पल्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ कार और बस और बाइसाइकिल एक्सेट्रा मूव्स ऑन द रोड, अ पार्ट ऑफ इट्स व्हील्स एंड द सर्फेस ऑफ द रोड गेट्स कंटिन्यूसली डिफॉर्म्ड। वही एग्जाम्पल है, इस तरह से आ रहा था, डिफॉर्म हो गया, व्हील भी डिफॉर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत। एंड दस द फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू ओवरकम इट्स डिफॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू द रोलिंग फ्रिक्शन। तो एक फोर्स होती है, जैसे कि वो जब थोड़ा डिफॉर्म करेगा, एक फोर्स होती है जो उसे बाहर निकलने में उसकी मदद करती है, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट, मतलब जब वो बाहर निकलेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन के एकदम इक्वल होती है वो फोर्स। तो गाइज ये एग्जाम्पल्स इन्होंने दी हुई हैं, अभी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। और यही रीज़न है कि जब हम व्हेन द टायर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एयर प्रेशर, जब ज़्यादा एयर प्रेशर नहीं होता है हमारे टायर्स में, यानी उनकी हवा थोड़ी ख़त्म होने वाली होती है, तो जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो भी डिफॉर्मेशन यानी जो हमारी शेप चेंज होती है, क्योंकि उसमें हवा कम होती है तो वो प्लास्टिक अपने आप को बहुत जल्दी चेंज कर देता है। तो क्या होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है ना टायर, अगर उसमें हवा ना भरी जाए तो। सो कन्वर्सली इफ़ द टायर्स आर हैवीली इन्फ्लेटेड, और इससे उल्टा अगर करें तो अगर हमारे जो टायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, हमने उनको इन्फ्लेट किया हुआ, उनमें बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई है, तो जो डिफॉर्मेशन होगी वो बहुत कम होगी और इसी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगी और इसी वजह से जो राइड है वो थोड़ी
बम्पी हो जाएगी, मतलब अगर बिल्कुल भी मतलब मीडियम चाहिए होती है, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। बम्पी का मतलब क्या हो गया कि ऊंची नीची, मतलब बम्पी होता है ना, देवर अ लॉट ऑफ बम्प्स इन द रोड। सो गाइस बम्पी मतलब कि इस तरीके के आप ऐसे झटके खाते हुए जाओगे एंड इट विल बी वेरी वेरी स्कैरी टू, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस हो सकते हैं। फर्दर मोर और बात करें तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेक्स लगाना अगर वो उसमें ज़्यादा या कम हवा भरी हो ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। सो या गाइस हमें हमेशा मीडियम भरवाना चाहिए, कंजूसी में नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा भरवा लें या कम भरवा लें, ये भी नहीं करना चाहिए कि गाइस अभी तो चल रहा है इसे चलने देते हैं। तो गाइस जब भी थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपका जो व्हीकल है, स्कूटी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है, कार है, बस है, कुछ भी है, उसको आपने प्रॉपर उसके टायर्स को इन्फ्लेट करवाते रहिएगा एंड अगर लगे कि ज़्यादा हो गया तो उसको थोड़ा सा निकाल भी दीजिएगा। द व्हील्स ऑफ द ट्रेन आर मेड ऑफ स्टील। सो गाइस आप देखते हैं कि जो ट्रेन की एग्जांपल लेते हैं उसके भी व्हील स्टील से बने होते हैं और इसलिए जो डिफॉर्मेशन होती है, जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा ही हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा था जितना कम हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन, जितना कम चेंज ऑफ शेप होगा उतना ही कम रोलिंग फ्रिक्शन होगा। सो गाइस जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो बहुत कम होता है और इसी वजह से उनके छोटे मतलब रोलिंग फ्रिक्शन भी कम होगी और यही रीज़न है कि जो स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन दैट द ट्रेन्स रन वेरी फास्ट। और यही कारण है कि ट्रेन्स हम देखते हैं ना, जब कहीं लंबे सफ़र पे जाना हो तो हम ट्रेन या एरोप्लेन्स, अभी जो एरोप्लेन नहीं अफोर्ड कर सकता वो ट्रेन से जाता है। सो गाइस ट्रेन में क्या हम जल्दी अपने सफ़र को कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी ही अपनी ट्रैवल जो है हमारा उसको कंप्लीट कर देते हैं एंड वी कैन कम होम एंड स्लीप। सो गाइस वही रहता है दीज डेज। आजकल सूटकेसेस में भी व्हील्स होते हैं और जो ये व्हील्स होते हैं बहुत कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है और इसी वजह से इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। अब रोलर स्केट्स हैं आजकल तो भाई छोटे छोटे पिद्दी से बच्चे, मैंने देखे हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं और लॉट ऑफ पीपल आर देयर, तो वो भी क्या करते हैं रोलर स्केट्स की मदद से, उनके छोटे छोटे व्हील्स की मदद से वो क्या करते हैं अपने आप को आसानी से आगे मूव करते हैं। आपने देखा होगा रोलर स्केट्स की बहुत ज़्यादा रेसेस भी होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिलते हैं, वो दो टेलीविजन पे भी शो करवाया जाता है। तो ये जो व्हील्स हैं इनकी बहुत छोटी छोटी रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब बहुत कम रोलिंग फ्रिक्शन होती है और इसकी वजह से ये जो स्केटर है उनका जो मदद करते हैं उसको आसानी से मूव करने में। तो टेस्ट योर सेल्फ, वाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रिक्शन, एक्सप्लेन हाउ इट इज कॉज। तो गाइस फ्रिक्शन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में डिस्कस करना, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। सो गाइस हो सकता है एन अपोजिंग फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर ट्राई टू मूव रिलेटेड टू वन अनदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो गाइस के सभी स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो गाइस सो नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसकी डेफिनेशंस बोल सकते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन और डायनेमिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन बोली है। सो द डिफरेंस बिटवीन टेबल बना के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉल्ड इनटू प्ले व्हिच डजंट अलो टू बॉडीज टू स्लाइड अपॉन वन अनदर इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर स्लाइडिंग अपॉन वन अनदर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड डायनेमिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टेट द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट स्लाइड्स अपॉन अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉस ऑफ बुक से कर सकते हैं। देन इज व्हाट इज हाउ इज रोलिंग फ्रिक्शन कॉज्ड, देन रोलिंग फ्रिक्शन कैसे काज होती है इसके बारे में डिस्कस करना है। तो गाइस रोलिंग फ्रिक्शन सबसे पहले the rolling friction is caused due to the deformation of the surface or the change of the shape of the surfaces on which the roller is rolling temporarily, thereby it's caused a depression and that's why the rolling friction is caused. The next is under what conditions the rolling friction increases. अब increase कब होगी, the more the depression the more the rolling friction, or the more the deformation the more the rolling friction. Okay, due to liquids and gases, the friction due to liquids and gases. So guys चैप्टर को मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, अगर लंबा भी हो जाए वीडियो तो वॉच कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि चैप्टर को जितना हम अच्छे से निचोड़ निकालते हैं ना, जितनी बार किसी चीज़ को सुनते हैं उतनी बार हमें थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन हो जाता है। फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स, वी हैव लर्न दैट सॉलिड्स एक्सपीरियंस फ्रिक्शन व्हेन देयर सरफेसेस मूव रिलेटिव टू वन अनदर। हमने देखा है कि जो कोई भी जो सॉलिड है वो फ्रिक्शन उसमें कब प्रोड्यूस होती है, जब उनका जो सरफेस है वो एक दूसरे के रिलेटिव, मतलब कि ये सरफेस और ये सरफेस है, जब वो दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हमारी फ्रिक्शन काज होगी। इट हैज़ बीन फाउंड दैट व्हेन अ सॉलिड मूव्स इन अ लिक्विड और अ गैस द सरफेस ऑफ द सॉलिड एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। अब ये पाया गया है कि जो सॉलिड है
वो लिक्विड या गैस में मूव करता है एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। सो गाइस जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड हो या गैस हो, उसमें लिक्विड हो या गैस में हो, तो कोई भी अगर सॉलिड उसमें मूव कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन पाई जाएगी। हाउएवर ये पाया गया है कि जो लिक्विड्स हैं उनमें कम फ्रिक्शन होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेज में ना सॉलिड के मुकाबले बहुत कम फ्रिक्शन होती है। तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन क्या है और क्यों है। ओके, इन नेचर द बॉडी ऑफ फिशेज इज स्ट्रीमलाइन सच दैट दे एक्सपीरियंस लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इन वाटर। अब स्ट्रीमलाइन क्या होता है? एक स्पेशल शेप होती है बॉडी। अभी गाइस एरोप्लेन कैसा होता है, मछली कैसी होती है, मेरी ड्राइंग इतनी कुछ ठीक ठाक की है। तो गाइस देखिए गाइस इस तरीके की होती है मछली, ठीक है। मैं इरेज कर देना चाहूँगी इस चीज़ को भी कि मुझे मछली की आंख बहुत अच्छी नहीं लगती। सो हमें उसकी सिर्फ शेप दिखानी है। सो गाइस एरोप्लेन भी इसी तरह से होते हैं। हैव यू एवर सीन एन एरोप्लेन? आपने क्या कभी मछली देखी है जो एकदम ऐसी हो, चपटी सी? देखिए, कभी नहीं देखी। ऑल द फिशेज आर लाइक दिस। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। एक बार फिर बता देती हूँ, एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना फिशेज की शेप का, ताकि वो हवा को चीर फाड़ के निकल जाए, मतलब पानी को चीर फाड़ के निकल जाए। अब बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स की बॉडी का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है। एरोप्लेन्स की बॉडी का स्ट्रक्चर भी इस तरीके का होता है। सो गाइज जितना ज़्यादा पॉइंटेड अब रॉकेट्स हैं उनका भी ऐसा ही होता है, ताकि वो कम से कम मतलब फ्रिक्शन हो सके उनकी पानी में। अब जैसे जैसे फ्रिक्शन क्या, वो जैसे ये पानी है पानी है पानी है, तो आगे जैसे उनको पानी को ये एरो टाइप स्ट्रक्चर काट देगा तो वो आगे चली जाएंगी। अब स्विमर है, जब स्विम करता है, आपने किसी स्विमर को देखा है इस तरीके से अपनी बॉडी को फैलाए हुए ऐसे नीचे से जाए? ऐसे तो कभी नहीं होता। ये मेरे स्विमर का हाथ कैसे बन गया? सो आपने कभी किसी स्विमर को देखा है कि वो अपनी बॉडी को इस तरीके से लेके जाए? बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है कि उसको लग सकती है। आपने जब भी देखा होगा स्विमर अपनी बॉडी को इस तरीके से, मतलब अपने उसके हैंड इस तरीके से होते हैं, सिर यहाँ पे होता है, बाकी बॉडी ऊपर होती है। सो गाइस इस तरीके से स्विमर जाता है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन बॉडी, जिसकी वजह से कम फ्रिक्शन हो सके। बोटमैन मूव्स हिज ओर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड अप्रोचिंग क्लोज टू द शोर। आपने देखा होगा जो ओर्स होते हैं ना, जो बोटमैन के पास एक लकड़ी के बने होते हैं, जब वो मूव करता है बोट के ऊपर, तो वो अपने मूव करता है अपने ओर्स को रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अगर जैसे कि पानी का भाव जिस डायरेक्शन में है उससे रिवर्स डायरेक्शन में वो मूव करता है, एंड वही जो मूवमेंट है उसी के कारण वो स्टॉप कर सकता है एक पर्टिकुलर शोर पे। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द बोट। अगर हमारा पानी जो है बहुत कम फ्रिक्शन हमें ऑफर करता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी और चीज़ की, अगर फॉर एग्जांपल रिवर्स डायरेक्शन में क्या, अगर पहले वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा था तो वो इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देगा, इफ लाइक दैट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न की जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, अगर वो अपने शोर के पास आ रही हैं तो क्या करती हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जाती हैं। एंड जो गैसेज होती हैं वो भी कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनकी होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स को अगर कंपैरिजन उनका किया जाए। एज द कॉमनेस्ट लिक्विड इज वाटर एंड कॉमनेस्ट गैस इज एयर। हवा और पानी जो हैं ये कॉमनेस्ट लिक्विड और वाटर हैं। सो लिक्विड एंड गैस हैं। देयरफॉर वी विल डिस्कस फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड फ्रिक्शन ड्यू टू एयर। सो इनके बारे में हम करेंगे। अब फ्रिक्शन पानी की वजह से कैसे होती है, जैसे कि हम पहले डिस्कस करें तो स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ये एक स्पेशल शेप होती है बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, पानी में जब वो मूव करता है, ताकि वो आराम से या आसानी से मूव कर सके और मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हो सके। कैसी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन? इस तरीके की स्ट्रक्चर होता है। अब रॉकेट जाता है तो रॉकेट भी तो इसी तरीके का होता है। अब तीर है तो वो भी ऐसा ही होता है, ताकि वो हवा के बहाव को काट सके। गाइस मैं बताती हूँ, जब आप किसी भी एरो को देखते हो वो इस तरह से जाती है, ना कि कभी आपने कोई एरो देखी है जो ऐसी जा रही हो सीधी सी, ऐसी नहीं होती। हमेशा एरो ऐसी होती है ताकि वो हवा के बहाव को काट सके। ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। वही बॉडी जो कम, जितनी फ्रिक्शन है उससे कम फ्रिक्शन मतलब कर सके, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन शेप बोलेंगे। अब एग्जांपल्स लें तो द बॉडी ऑफ शिप्स एंड ships and boats is streamlined so that they experience minimum amount of friction while moving through water। अब शिप्स और बोट्स की बॉडी कैसी होती है? कोई शिप देखी है ऐसी? कभी नहीं देखी होगी आपने। हमेशा जितनी भी शिप्स या बोट्स देखी हैं सभी या तो क्या बना रही हूँ मैं, या तो वो ऐसी होती हैं, और या फिर हमारी जो शिप है वो थोड़ी आगे से इस तरह से खड़ी सी होगी। इसी तरीके की देखी है। इन नेचर ऑफ द बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन। अब फिश की बॉडी जिसे बताया था मैंने पहले क्या से होती है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। अब इस तरीके की बॉडी होती है हमारी फिश की, ये यहाँ ऊपर इसकी फिन्स आ जाती हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारी इसकी आई आ जाती है, तो ये भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। जब स्विमर मूव करता है वो भी कभी भी इस तरह से नहीं जाता सीधा से,
इस वजह से नहीं जाता, वो हमेशा इस तरह से जाता है अपने हाथों को ऐसे करके। अब बोट मैन है वो भी अपने ओर्स को यानी जो इसके मदद से वो पानी को मूव करता है वो रिवर्स डायरेक्शन में करता है जब वो शोर के पास से जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन थोड़ी इन टर्न डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ बोट, यानी फ्रिक्शन बढ़ जाती है जब वो रिवर्स डायरेक्शन में करेगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो स्पीड है हमारी बोट की वो कम हो जाएगी और वो सेफली शोर पे आ जाएगा। अब जैसे वो पहले पिछले मतलब एरिया में पानी में इतनी ज़ोर से आ रहा था, अगर वो सेम स्पीड से आगे भी आएगा तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर सकता है, उसकी हड्डी पसली एक हो सकती है, तो वो इसलिए ऐसा करता होगा। इट इज़ बिकॉज वाटर ऑफर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, यही रीज़न है कि पानी जो है ये बहुत कम फ्रिक्शन है। और मतलब क्या है कि मतलब क्यों है ये सब कारण कि स्ट्रीमलाइनिंग बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं गाइस, पहले क्या होता था कि हम लोगों को अभी ये स्ट्रीमलाइनिंग या स्ट्रीमलाइन बॉडी की जो स्ट्रीमलाइन शेप है जो हमारी बॉडी किसी भी चीज़ की जब वो पानी या हवा में जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो पहले ऐसी नहीं होगी, पहले उसमें लोगों ने इस तरीके का बनाया होगा, कुछ ऐसा बनाया होगा, एंड फाइनली उनको स्ट्रीमलाइन शेप मिली होगी। एंड गाइज मे बी इन फ्यूचर जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब हमारी जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए जाएंगे जो एयर या वाटर में मूव करेंगे, तो उनकी मे बी स्ट्रीमलाइन से कुछ ज़्यादा एडवांस को डिजिटलाइज्ड शेप उनको मिलेगी। ओके, सो फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, अब फ्रिक्शन हवा की वजह से क्यों होती है। सो गाइज ओर्स की बात की जाए तो जब कोई भी मतलब हमारी जो पानी की दिशा उसमें जब मूव करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ कर रहा है तो वो उसको पिछली वाली डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा कोई भी बोटमैन। तो वही कारण है कि सब कुछ होता है, क्यों स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, क्यों नहीं होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यू टू एयर इज सो स्मॉल, अब हमें फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज सो स्मॉल दैट वी हार्डली फील इट। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम आगे चलते हैं, आपने कभी महसूस किया कि हवा आपको आके मतलब रोक रही है, बहुत कम होता है, लेकिन जब तूफान चलता है, आंधी चलती है, तभी हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। हाउएवर जो फॉलोइंग है, जो नीचे एक्टिविटी दी हुई है, हमें क्या करना है ये पता चलेगा। ओके, टेक अ फुल शीट, ये घर पे भी कर सकते हैं आपने, एंड अलो इट टू फॉल डाउन फ्रॉम द लेवल ऑफ योर हैंड, एक पूरी पेपर ले लेना है, उसको आपने अलो करना है कि वो पूरा का पूरा पानी मतलब वो पूरा का पूरा नीचे पूरा पेपर मतलब बिल्कुल जैसा था वो फड़ा आपने, मतलब जैसा वो था अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वैसा ही होना चाहिए। अब देखना है कि कितना टाइम उस शीट ऑफ पेपर ने लिया ग्राउंड पे जाने के लिए। अब क्रम्बल कर देना, मतलब पेज फाड़ लिया, टीयर ऑफ कर दिया नोटबुक से या कोई भी शीट ले ली पेपर की, उसको आपने क्रम्बल कर देना, उसका से कर करके मतलब क्रम्बल कर करके आपने उसका एक छोटा बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ से छोड़ना है, फिर टाइम को नोटिस करना है। ये क्यों है कि पहले जो था, अब आप एग्जाम्पल ये तो आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो, आप घर पे भी कर सकते हो। सो गाइज ये क्या है कि ये क्यों था कि जो शीट थी पहले तो वो फ्लैट थी, तो उसका ज़्यादा सरफेस एरिया था, उसकी वजह से उसकी ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुई। सो गाइज मैं बताती हूँ, जिस तरीके से जो हमारा पहला शीट ऑफ पेपर था वो था ऐसे, ठीक है, उसका वो इतना था, मतलब शीट ऑफ पेपर ऐसे ही आएगा। अब जब क्रम्बल कर दिया तो वो इतना ही करेंगे ना जब क्रम्बल करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं जो ये इतना ज़्यादा सरफेस एरिया और इतने से सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस है। सो गाइज फ्रिक्शन इन एयर में जो मेन टॉपिक है तो यही आएगा, द मोर द सरफेस एरिया द मोर द फ्रिक्शन एंड द लेस द सरफेस एरिया द लेस द फ्रिक्शन। सो गाइज यही टॉपिक है यहाँ पे। अब जो स्मॉल सरफेस एरिया उसने लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, और जो ज़्यादा होगा उसने ज़्यादा की, और जो कम वाला था वो जल्दी पहुँच गया, और जो ज़्यादा वाला था उसको ज़्यादा टाइम लग गया। एग्जाम्पल्स हैं कि जो बर्ड्स की शेप होती है वो भी ऐसी होती है, पक्षी बना तो मुझे आता नहीं है फिर भी बता देती हूँ। सो गाइस बर्ड्स की शेप भी कुछ इस तरीके की होती है, चोंच होती है, और इस तरह से कुछ शेप आती है दैट एयर ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस एंड हैंस, अभी वो हवा को काटते हैं। सो गाइस जैसे कि एरो है, इसको तो हम रहने दीजिए। अब जैसे कि कोई एरो है, सो गाइस ये एरो है, कोई भी एरो है जब वो आगे की तरफ जाएगा, या कोई तीर है वो आगे की तरफ जाएगा, उसकी हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो इस तरीके का होता है। कभी आपने तीर नहीं देखा होगा जो ऐसा आगे से चपटा हो या कुछ भी हो। ओके, सो द बॉडी ऑफ एरोप्लेन्स की बॉडीज भी स्ट्रीमलाइन होती हैं, वो भी इसी तरह से होती हैं कि वो कम से कम फ्रिक्शन वहाँ पे हो सके। मतलब कि कैसी होती है एरोप्लेन की बॉडी भी ऐसी होती है जैसे मछली की बॉडी होती है। कैसी होती है मछली की बॉडी, फिर से एक बार, बॉडी मतलब बॉडी, ओके, मछली की बॉडी ऐसी होती है। मैं क्या बना रही हूँ, फिर भी इस तरह से होता है हमारा एरोप्लेन थोड़ा बहुत। तो मेटेरॉइड्स हैं यानी शूटिंग स्टार्स टूटते। ओके, जो बॉडी है ऑटोमोबाइल्स की जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल्स, ये भी स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि वो कम से कम मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन हो सके। तो गाइज आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ हम लोग रेसिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि जो कार रेसिंग होती है उसमें यूज़ करते हैं, उनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर आगे से स्ट्रीमलाइंड होता है, वो थोड़ी सी आगे से थोड़ी सी चोंच वाली होती है ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से जा सकें। अब मेट्रॉइड्स यानी टूटते तारे हैं, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो ऐसी स्पीड में क्या होता है कि जो उनकी फ्रिक्शन होती है हवा में वो बहुत तेज़ होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, ये हाई फ्रिक्शन की वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और उनके बाद उनको इतनी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ता है कि उनमें आग लगती है, और तभी रात को वो हमें इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें आग लगती है।
फिफ्थ है जो स्पेस शिप्स हैं उनकी भी ऐसी बॉडी होती है, आर प्रोवाइडेड विद हैट शील्ड एट द शीट, इस तरीके की होती है, आगे से जैसे मर्जी आगे से वो इस तरीके का एक उनको प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों होता है, ताकि जो स्पेस शिप्स हैं जब एंटर करें एटमॉस्फेयर में तो उसके बाद वो भी एक मतलब उनको एक स्पेशल शील्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जब वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाएँ, एटमॉस्फेयर में एंटर करें तो उनको कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और वो सेफली पहुंच जाए, उनको जो आगे वो कैच ना कर ले। और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उनके बाहर एक बर्न आउट शील्ड इज टू प्रिवेंट दियर बर्न आउट शील्ड इज प्रोवाइडेड, तो उनको बर्न को प्रिवेंट करने के लिए एक शील्ड प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है ओके, ये मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। दैट वाज अबाउट फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर। फ्रिक्शन ड्यू टू मतलब फ्लूइड्स का मतलब होता है कोई भी सबस्टांस जो फ्लो कर सकता है, जैसे कि हवा, पानी, ओके, एयर और वाटर। फ्लूइड्स वही होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस। सो गाइस मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा एंड वीडियो में भी बहुत लंबा हो जाता है, मेरा हर बार वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता क्यों लंबा हो जाता है। सो गाइस मुझे नहीं लगता कि ये भी मैं आगे कुछ कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है आगे टॉपिक्स को थोड़ा ब्रॉडली क्लासीफाई करने की जरूरत है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ। कोविड-19 के इस टाइम पे आपको सुरक्षित रहना है, अपने घरों में रहना है। एंड अभी तो आपको बताया लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है, स्कूल्स भी खुल गए हैं, लेकिन स्टिल आपको जो हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ हैं वो भी अभी कैरी ऑन कर रही हैं। तो आपको ज़्यादा भी ऑनलाइन स्टडीज़ में नहीं डूबना कि आप बिल्कुल ही फ़ोन में घुस जाएँ, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा लोगों को आई साइट प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। सो गाइज़ यही मेरी आज का क्या हो सकता है, मोरल बोल सकते हैं, वही होगा। एंड वीडियोस देखते रहिए अगर आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड देखना चाहते हो। तो गाइस हमेशा एक चीज़ मैं आज आपको एक हैक बताने वाली हूँ, उसको ज़रूर 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 फॉलो कर दीजिएगा। सो गाइस आपको पता है जो हमारा नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जो कि होता है आई प्रोडक्शन का। सो हमेशा अब देखिए जब मैं इसको ऑफ करूँगी सो ये बिल्कुल ब्लू हो रहा है, और जब मैं इसको ऑन करूँगी तो ये बिल्कुल येलोइश सा आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा येलो लगेगा और अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत हो जाएगी। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज़। तो आप इसको हमेशा अपने फ़ोन में टर्न ऑन करके रखें। आई प्रोटेक्शन नाम याद रख दीजिएगा। अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग नामों से होगा, बट यू रिमेंबर कि हमेशा कोई ऐप्स भी आती हैं इसके लिए। आई विल प्रेफर दोज ऑल ऐप्स। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड कि मैं ऐसे ज़रूरी बोल रही हूँ, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए। सो गाइज टिल दैट हैव अ नाइस टाइम एंड नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, फॉर कीप रॉकिंग लाइक यू पीपल आर ऑलरेडी रॉकिंग। हैव अ नाइस डे।